हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग एसएचएम का शॉर्ट नोट शुरू करने वाले हैं और इस शॉर्ट नोट्स में मैं आपको सारे एसएचएम के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा वैल्यू आपको याद रखना है। इसके अराउंड क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाकर इन फार्मूले को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरुआत करते हैं। शुरुआत जो है आपका पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और एसएचएम से करना है कि इस तीनों में डिफरेंस क्या है। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि पार्टिकल अपना पाथ रिपीट करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो पाथ कैसा भी हो सकता है, आपका सर्कुलर भी हो सकता है, एक पार्टिकल आगे पीछे भी जा सकता है। तो इन सारे को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। लेकिन अब ऑसिलेटरी नेक्स्ट मोशन आता है। तो ऑसिलेटरी क्या होता है, तो ऑसिलेटरी में आप जैसा कि देख सकते हैं कि ऑसिलेटरी पीरियोडिक का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें जो पार्टिकल होता है एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो कहने का मतलब आगे जाएगा और फिर पीछे आएगा, राइट। तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके अराउंड वो टू फ्रो मोशन करता है उसको हम लोग मीन पोजिशन बोलते हैं या इक्विलिब्रियम पोजिशन बोलते हैं। तो ऑसिलेटरी इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है आपका एसएचएम। तो एसएचएम हो गया ऑसिलेटरी का टाइप। एसएचएम जो हो गया आपका ऑसिलेटरी मोशन का एक टाइप हो गया। मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक मोशन का एक पार्ट हो गया ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन का एक पार्ट हो गया एसएचएम। तो एसएचएम में क्या डिफरेंस है ऑसिलेटरी में, तो एसएचएम में जो होता है फोर्स, जिस फोर्स के कारण पार्टिकल टू एंड फ्रो, इतना तो श्योर है कि एसएचएम में भी आपका पार्टिकल टू एंड फ्रो करने वाला ही है, क्योंकि एसएचएम एक ऑसिलेटरी का टाइप है। तो जो एसएचएम में होता है जो पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है, सपोज कि किस पॉइंट का आगे पीछे हो जा रहा है, तो वो किसी एक फोर्स के कारण करेगा, क्योंकि कोई फोर्स आप आखिर रहेगा तभी जाकर वो पार्टिकल रिटर्न होकर आ सकता है। तो जो फोर्स लगता है, जो फोर्स उसको घुमाकर मीन पोजीशन के पास लेकर आएगा, वो फोर्स होना चाहिए -x के प्रोपोर्शनल। -x कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पार्टिकल दूर जाते रहेगा वैसे से उसमें फोर्स बढ़ते रहना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड ऑपोजिट में होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये आपका एसएचएम में ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं बताने वाला हूँ कि स्टेप्स जो है एसएचएम में, किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए स्टेप्स क्या है, ये काफ़ी यूजफुल आता है। तो सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो एसएचएम आपको प्रूव करना होगा। प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना होगा कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, -x के एक्चुअली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स, अप्लाइड फोर्स, जो एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए -x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। उसके बाद फोर्स आप प्रूव करने के बाद उसको आप मास से डिवाइड करेंगे, बॉडी के मास से, तो आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन निकलने के बाद आपका ये भी हो गया कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट है। तो आप एक्सेलरेशन भी आपका -x से प्रोपोर्शनल होगा। अब एक्सेलरेशन को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कुछ c मान लेते हैं। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा माइनस ऑफ जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट c इंटू एक्स। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, एक्चुअली एसएचएम का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि एसएचएम में इसको कंपेयर करते हैं a इज इक्वल टू -ω² x से। अगर पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसमें जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है, जो c यहाँ पर है, वो ω² के बराबर होगा। वो क्या होगा, ω² के बराबर होगा। और अगर आपको ओमेगा पता है तो ओमेगा जो है 2π टाइम पीरियड होता है। तो ओमेगा से आपका ओमेगा का वैल्यू अगर आपका निकल जाएगा, यहाँ पर आप देखें तो ओमेगा का वैल्यू √c होगा, क्योंकि ω² का वैल्यू c के बराबर है। तो ओमेगा का वैल्यू आपका √c होगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि ओमेगा आपको पता तो आपको टाइम पीरियड पता हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2π/ω। क्वेश्चंस काफ़ी हैं आपका इसमें। जो क्वेश्चंस पूछे जाएगा, सपोज कीजिए फोर्स इज इक्वल टू -cx, c एक कांस्टेंट है। सपोज कीजिए फोर्स का वैल्यू -4x हो गया। या पोटेंशियल एनर्जी भी आपको कभी देता है cx², या आपको एक्सेलरेशन डायरेक्ट देगा -cx, या इस टाइप का इक्वेशन दे सकता है कि d2x/dt² + cx = 0। इसको आप देखें तो d2x/dt² ये एक्सेलरेशन के बराबर है और ये वाला इक्वेशन बन जाएगा आपका। आपका ग्राफ दे सकता है क्वेश्चन में, आपका f वर्सेस x ग्राफ, जिसमें स्लोप एक स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होगा, एक स्ट्रेट लाइन जिसमें नेगेटिव स्लोप होगा, उसको भी हम लोग y = mx के फॉर्म में लिखेंगे। तो f = -mx आपका आ जाएगा। या एक्सेलरेशन वर्सेस x ग्राफ आपका दे सकता है, उसमें भी आपका जो स्लोप होगा उससे आप ω² को निकाल सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी पे बेस्ड है। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ यहाँ पर करना क्या है कि सपोज कीजिए कि फोर्स का वैल्यू आपका F = -4x दिया है और बॉडी का मास इज इक्वल टू आपका 2 kg दिया है, राइट।
तो अगर बॉडी का मास 2k दिया है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे आप, F/m कर तो -4x/ आप 2 करेंगे तो -2x आ जाएगा। अब जो ये वैल्यू होता है हम लोग का SHM का कंडीशन क्या है कि SHM निकालने में जो ये जो वैल्यू है -2, तो -2 का वैल्यू ω² के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कि इन एनी SHM द पार्टिकल मस्ट फॉलो A इज इक्वल टू -ω²x। मतलब ω² का वैल्यू 2 हो गया, तो आप बोल रहे हैं कि ω² का वैल्यू अगर 2 हो चुका है तो टाइम पीरियड ओमेगा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप, तो ओमेगा का जो वैल्यू हो जाएगा √2 हो जाएगा, और टाइम पीरियड आप 2π/ω बोलेंगे तो 2π/√2, आप √2π आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आपका फोर्स दिया हुआ है, कभी आपको पोटेंशियल एनर्जी देता है, आप पोटेंशियल एनर्जी को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी को -du/dx जो होगा, आपको फोर्स पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है अगर, तो अगर u का वैल्यू पता है तो फोर्स का जो वैल्यू होता है वो -du/dx होता है। तो जैसे ही उसको आप -du/dx करेंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। फोर्स मालूम होगा आपका, मास डिवाइड कीजिए आपका आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन उसी बेस्ड है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको ध्यान रखना है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है, अगर m मास का ब्लॉक है, k अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड होता है 2π/m/k। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रखा हो या आपका हैंग करा हो, अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ग्राउंड पर रखो उसको हम लोग SHM करवाएं, या आपका हैंग कर रहा हो या किसी इंक्लाइन प्लेन पे आपका रखा हो, तीनों केस में जो टाइम पीरियड होता है सेम ही होता है 2π/m/k। इससे ये भी प्रूव होता है कि जो टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, वो या ऐसा बोलो कि टाइम पीरियड जो SHM का टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट जो फोर्स है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जो फोर्स थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है उस पर टाइम पीरियड कभी डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को वर्टिकली हैंग करता हूँ तो उस केस में क्या होता है कि mg नीचे एक्ट कर रहा है, तो mg के कारण टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है। टाइम पीरियड जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था उस केस में जितना टाइम पीरियड था, अब अगर उसको आप वर्टिकली हैंग करेंगे उस केस में भी टाइम पीरियड क्या होगा, सेम ही होगा आपका। तो दोनों केस में आपका सेम होता है। या इंक्लाइन प्लेन पे आप रख दीजिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होता है लेकिन टाइम पीरियड सेम होता है। तो इसी कारण से मैं लिखा हूँ कि इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो जो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू जो 2π/m/k है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक राइट ड्यूरिंग द SHM। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो कॉम्बिनेशन में आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, k इक्विवेलेंट आपका K1 अपॉन K1 प्लस K2। याद रखिए कि रेजिस्टेंस के ऑपोजिट होता है। रेजिस्टेंस में आपका सीरीज में ऐड हो जाता था और पैरेलल में आपका इन्वर्स ऐड होता था, लेकिन यहाँ पर इसके उल्टा है। तो सीरीज में आपका K1 अपॉन K1 प्लस K2 रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला फॉर्मूला है, और पैरेलल में आपका साइन सिंपली होता है K1 प्लस K2। मतलब अगर आप पैरेलल में स्प्रिंग्स को ऐड करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपका बढ़ेगा, सीरीज में आप ऐड करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपका घट जाएगा K इक्विवेलेंट। कटिंग ऑफ स्प्रिंग है उसके जस्ट रिवर्स है आपका। तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग में कांस्टेंट कैसे निकालते हैं कि K जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट K है, उसको अगर आप 2 पार्ट में कर देंगे तो उसका लेंथ आधा हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट आपका दुगना हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होना है, दुगना हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपसे अगर पूछता है कि मान लीजिए किसी स्प्रिंग को हम लोग n पार्ट में डिवाइड कर दिए, n इक्वल पार्ट्स में, तो n पार्ट में डिवाइड करने के बाद स्प्रिंग कांस्टेंट आपका कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि n टाइम्स छोटा हो चुका है। सपोज कीजिए कि जो लेंथ है वो 4 टाइम्स छोटा हो गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स से बढ़ जाएगा। तो n पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हैं तो उस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट n के आपका हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, n के। चलिए तो ये आपका हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये है कि अर्थ का टनल का एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखने वाली बात है थोड़ी, कि अगर अर्थ के अंदर एक टनल रखा जाए, 2 टनल मैं रख रहा हूँ कि एक जो है आपका टनल जो है ये अर्थ है आपका, एक टनल जो है वो आपका अर्थ के सेंटर से क्रॉस कर रहा है और एक टनल जो है सेंटर से नहीं कुछ डिस्टेंस पे है आपका, ऐसे। तो दोनों केस में अगर आप स्टोन को ड्रॉप करते हैं, कोई भी अगर पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो SHM परफॉर्म करते हैं। याद रखिएगा कि अर्थ के टनल के अंदर किसी पार्टिकल को आप छोड़ा जाए, स्ट्रेट टनल है आपका,
तो वो पार्टिकल एसएचएम आपका परफॉर्म करेगा, और एसएचएम परफॉर्म करेगा उसका जो टाइम पीरियड होता है 2π√r/g होता है, जो कि 84 मिनट्स के अप्रॉक्स आता है, 83.7 ऐसे कुछ आता है, जिसको हम लोग 84 मिनट्स डायरेक्ट बोलते हैं। तो उसका होता है 2π√r/g, r है जो अर्थ का रेडियस है। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि अगर आप इसको छोड़ते हैं तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। मैं ऐसा इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पार्टिकल ऐसे से आएगा, मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि पार्टिकल यहाँ से, तो जब इसको यहाँ छोड़ेंगे और इसको यहाँ छोड़ेंगे, जब जितने देर में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने देर में ही यहाँ से यहाँ भी पहुँचेगा। मतलब दोनों का जो टाइम पीरियड होता है सेम होता है। और एक बात और बता दूं कि टाइम पीरियड जो एसएचएम में जो टाइम पीरियड होता है एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है। याद रखिए कि यहाँ पर आप देखिए जो टाइम पीरियड मैंने कहीं भी लिख रहा हूँ T=2π×m/k, यहाँ पर मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि वो कितना दूर से उसको डिस्प्लेस किया गया है, वो कितने लेंथ में वाइब्रेट कर रहा है। तो एसएचएम में जो होता है टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है, उसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर था कि अगर आप किसी दो बॉल को ड्रॉप करते हैं तो यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम इसको लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात याद रखने वाली ये है कि वैल्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें कि इसका जितना टाइम लगता है यहाँ से आने में उतना ही टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है किसी एक लार्ज पेंडुलम का। लार्ज पेंडुलम कहने का मतलब है कि आप अर्थ के ऊपर सपोज कीजिए कि सैटेलाइट से किसी बड़े पेंडुलम को आप स्विंग करवा रहे हो, ये अर्थ आपका है, तो उसको हम लोग लार्ज पेंडुलम बोलेंगे। उसका जो रेडियस होना चाहिए, इसका जो लेंथ होना चाहिए अर्थ के रेडियस से बड़ा होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में होना चाहिए। तो अगर हम लोग लार्ज पेंडुलम लें तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो भी आपका इतना ही आता है 84 मिनट, और इसका वैल्यू होता है 2π/r/g। और एक और वैल्यू का टाइम पीरियड सेम होता है कि अर्थ के नज़दीक आप किसी सैटेलाइट को, अर्थ के सरफेस के नज़दीक आप किसी सैटेलाइट को आप रिवॉल्व कराते हैं तो इसका भी टाइम पीरियड एग्जैक्टली इतना ही आता है। आप ग्रेविटेशन जाकर चेक कर सकते हैं वैल्यू, मैंने वहाँ पर सैटेलाइट का टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है सैटेलाइट का टाइम पीरियड वो भी सेम ही होता है। कहने का मतलब है कि जितना टाइम यहाँ से उसको, इसका जो टाइम पीरियड होगा, इसका टाइम पीरियड कहने का मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से आने का, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा और सैटेलाइट का टाइम पीरियड, वो सारे टाइम पीरियड आपका सेम होते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है यहाँ पर, आपको इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ये आपका काम अगर आ सकता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, फेज कांस्टेंट और फेज एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरे को वही फिल करना है। तो फेज कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है किसी भी एसएचएम में, कि सपोज कीजिए कि आपका लिखते हैं हम लोग x = a sin ωt+φ। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो फाई होता है उसको हम लोग फेज कांस्टेंट यूज करते हैं। फेज कांस्टेंट की कहानी थोड़ी लंबी है, आप उसको जानने के लिए किसी बुक को रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है। कि अगर फाई क्या होता है कि ये दिखाता है कि पार्टिकल शुरुआत कहाँ से कर रहा है अपना मोशन। अगर पार्टिकल सपोज कि कोई एसएचएम है, उसमें ऐसे कुछ एसएचएम में एक टाइम पीरियड आपका होता है फुल मोशन, तो अगर पार्टिकल यहाँ से शुरुआत कर रहा है तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि मीन पोजीशन से शुरुआत कर रहा है, और उसमें फेज कांस्टेंट आपका 0 होता है। उसमें फेज कांस्टेंट आपका क्या होता है? 0 होता है। तो इसी तरीके से आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कोई अगर याद करवाना हो तो अगर पार्टिकल शुरुआत यहाँ से करते हैं, एग्जैक्टली राइट की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आपका फाई का वैल्यू आपका 0 होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पहुँचता है तो इस पॉइंट पे फाई का जो वैल्यू होता है वो π/2 होता है। इस पॉइंट पे जो फाई का वैल्यू होता है वो π/2 होता है। तो पार्टिकल यहाँ उसका फेज, अगर पार्टिकल यहाँ से शुरुआत करता है तो उसका फेज कांस्टेंट 0 होगा। अगर पार्टिकल यहाँ से शुरुआत करता है तो उसका फेज कांस्टेंट फाई का वैल्यू आपका π/2 होगा। नेक्स्ट आपका फिर से पार्टिकल सपोज कीजिए कि यहाँ से शुरुआत करता है, मतलब ये सोचिए कि वो शुरुआत ही जैसे ही मैंने एसएचएम को ऑब्जर्व करना शुरू किया वो शुरुआत ही इस तरह से कर रहा है, मतलब मीन पे तो है लेकिन वो जा लेफ्ट की तरफ रहा है। तो यहाँ पर फिर से जो फेज कांस्टेंट होता है वो पाई हो जाता है आपका, जो फेज कांस्टेंट का पाई हुआ। ऐसे रखिए कि यहाँ से यहाँ π/2 का डिफरेंस होता है। मीन से एक्सट्रीम के बीच में जो फेज कांस्टेंट का डिफरेंस होता है वो π/2 का डिफरेंस होता है। तो फेज एंगल भी इसको हम लोग बोलते हैं π/2। फिर π/2 आपका पाई हो गया। अगर पार्टिकल वही यहाँ से मोशन को शुरुआत करता है, सोचिए कि π/2 एंड देन अगेन π/2, तो यहाँ पर जो फेज कांस्टेंट का जो वैल्यू आता है फाई का वैल्यू आपका 3π/2 आता है अगर वो पार्टिकल यहाँ पर हो।
लेकिन वही अगर पार्टिकल फिर से बैक आ जाए तो आपका π/2 3π/2 आपको हो चुका है, फिर से आप π/2 ऐड करेंगे 90 डिग्री तो आपका हो जाएगा 2π। 2π का मतलब जीरो ही होता है, क्योंकि आप 2π एंगल अगर रिवॉल्व करते हैं, 2π एंगल रिवॉल्व करने का मतलब फिर से आप जीरो पे पहुंच चुके हैं। तो ये आपका फेज कांस्टेंट इस तरह से होता है। याद रखिए कि यहाँ शुरुआत करें राइट की तरफ जीरो, यहाँ शुरुआत करें π/2, यहाँ शुरुआत करें लेफ्ट की तरफ आपका पाई हो गया, यहाँ से अगर शुरुआत करें मोशन का तो 3π/2। तो ये तो आपका इतना हो गया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस एक और वैल्यू आपका इम्पोर्टेंट है फेज कांस्टेंट का, कि अगर पार्टिकल यहाँ हो तो यहाँ पर इस तरह से जा रहा हो तो जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका होता है a/2 पे, सपोज कीजिए a/2 पे आपका फेज कांस्टेंट का जो वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फेज कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो π/6 होता है 30 डिग्री। इसके बीच जो फेज डिफरेंस होता है फेज कांस्टेंट का होता है, हम लोग बोल सकते हैं π/6 होता है। तो इसके कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री ये है और ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। 60 डिग्री कहने का मतलब π/3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जीरो है, यहाँ पर आपका π/2 है, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो π/6 होता है, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है π/3 होता है। तो अगर पार्टिकल वही यहाँ शुरुआत कर रहा है तो उसका हम लोग फेज कांस्टेंट π/6 बोलेंगे। लेकिन सपोज कि पार्टिकल यहाँ से शुरुआत करे अपना मोशन, कुछ लेफ्ट की तरफ आ रहा है, मुझे मालूम है कि बहुत लोगों को फेज कांस्टेंट का आइडिया नहीं होता है, लेकिन आपको इसको जानना जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SHM वेव हर जगह यूज आता है। तो वही पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो सोचिए कि फेज कांस्टेंट कितना होगा, यहाँ पर जीरो था, π/2 था, उसके बाद यहाँ आना पड़ेगा तो आपका π/2 और यहाँ से यहाँ के बीच का जो फेज कांस्टेंट है, डिफरेंस है, आप बोल सकते हैं π/3। तो π/2 प्लस π/3 है, आप बोल सकते हैं 90 डिग्री प्लस आपका 60 डिग्री 150 डिग्री, क्या होगा 150 डिग्री। तो याद रखिए कि जीरो से a/2 के बीच में, जीरो से a/2 के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 30 डिग्री का होता है, π/6 का होता है, ठीक है। तो उससे आप कोई भी फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं आप। हाँ, अगर वही पार्टिकल यहाँ और लेफ्ट की तरफ जा रहा हो तो याद रखिए ये मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा है मतलब पूरा डिस्टेंस ये कवर कर चुका है, पाई डिस्टेंस 180 डिग्री कवर कर चुका है, और फिर ये a/2 आपका है तो 180 डिग्री आपका कवर कर चुका है, और उसके बाद वो फिर से कितना चल रहा है आपका 30 डिग्री, क्योंकि जीरो से a/2 के बीच में कितना होता है 30 डिग्री, a/2 से a के बीच में कितना होता है 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री कहने का मतलब हो गया आपका π/3। तो जनरली हम लोग 30 डिग्री 60 रेफर कर सकते हैं क्योंकि याद करना आसान होता है, लेकिन आपका जो फेज होता है ऐसा यूनिट में ही यूज हो जाता है, तो आपको उसको पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में। तो जीरो से a/2 के बीच में होता है 30 डिग्री और a/2 से a के बीच में होता है आपका फेज डिफरेंस 60 डिग्री, राइट, उसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, इसी से हम लोग आगे यूज करते हैं टाइम टेकन टू कवर डिफरेंट पोर्शन ऑफ मोशन ड्यूरिंग SHM, राइट, कि डिफरेंट मोशन को कवर करने में एक तो पता है हम लोग का पार्टिकल अगर यहाँ शुरुआत करता है तो पूरा टाइम जो देता है, सपोज कीजिए कैपिटल T लेता है, तो डिफरेंट अलग अलग पोर्शन को कवर करने में कितना लेता है। तो याद रखिए कि ये जो पूरा टाइम होता है यहाँ से यहाँ पूरा टाइम आपका T है, कैपिटल T। तो सोचिए कि ये तो पता है कि यहाँ से इतना यहाँ लगेगा, ये टाइम फिर ये टाइम फिर ये टाइम फिर ये टाइम, ये चारों टाइम आपके बराबर हैं, क्योंकि ये जो टाइम है जीरो से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने का टाइम है। तो सिमेट्रिसिटी के कारण जितना टाइम यहाँ से यहाँ लगेगा उतना ही टाइम यहाँ नहीं लगेगा, और सिमिलरली जितना टाइम यहाँ से यहाँ लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा। ये चारों जो है टाइम इक्वल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जीरो से एक्सट्रीम पे जाने में, एक्सट्रीम से मीन पे आने में जो टाइम लगेगा आपका T/4 लगेगा। तो ये तो आपको वैल्यू याद रखना है कि जीरो से एक्सट्रीम पे जाने पे, या यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में टोटल टाइम पीरियड का 1/4 आपका लगेगा। लेकिन जो याद रखने वाली क्या बात है, जिस तरह से वहाँ पर याद किया था कि a/2 पर जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो याद रखिए कि बहुत जगह स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि ये जो टाइम लगेगा इसका एग्जैक्टली आधा हो जाएगा, लेकिन ये आधा नहीं होता है, ये टाइम कम लगता है। क्योंकि SHM में क्या होता है कि मीन पोजीशन के अराउंड उसका स्पीड ज़्यादा होता है, जो कि आप आगे देखेंगे। तो मीन पोजीशन के अराउंड अगर स्पीड ज़्यादा है तो इस डिस्टेंस को जल्दी कवर करेगा, धीरे धीरे वो स्लो होते जाता है, यहाँ पर रुक जाता है वो, तो इस डिस्टेंस को जल्दी कवर करेगा, इस डिस्टेंस को लेट से कवर करता है वो। तो आप इक्वल नहीं डिवाइड कीजिए, ऐसा नहीं कि T/8 आपको कर देना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। जो टाइम होता है आपका ये होता है T/12
और ये जो होता है यहाँ से यहाँ वो t/6 होता है। अब दोनों को आप ऐड कीजिए तो t आपका 4 आ जाएगा। और ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो टाइम होता है इसका 2 गुना है, क्योंक/, क्योंकि इसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हैं t/12 इंटू 2 तो आपका t/6 आएगा। तो ये जो टाइम होता है ये एक्सट्रीम पोजीशन a/2 से a कवर करने में जो टाइम लगता है वो दुगना लगता है कंपेयर टू 0 से a/2। जो फेज एंगल में जो आपका रिलेशन था वही रिलेशन यहाँ भी होता है, क्योंकि फेज एंगल में आपको यहाँ कि ये जो डिफरेंस होता है फेज डिफरेंस इसके बीच का होता है 0 से a/2 में वो 30 डिग्री होता है, यहाँ पर 60 डिग्री होता है आपका। तो यहाँ पर हो गया कि एंगल दुगना हो गया, फेज एंगल आपका दुगना हो चुका है। सिमिलरली आपका टाइम भी दुगना होता है, ये अगर t/12 है तो ये आपका t/6 होगा। तो इस वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग का लास्ट टॉपिक इस शॉर्ट नोट्स का है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। इसको भी आपको ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले हैं इसमें काफ़ी सारे। तो वेलोसिटी जो होता है, अगर जनरल आपका एसएचएम का इक्वेशन है x = a sin ωt, मैं इसको एसएचएम का इक्वेशन ले रहा हूँ, तो जो वेलोसिटी आपका आता है a ω sin ωt + π/2, ये आपको ये बताता है कि जो वेलोसिटी है और जो पोजीशन है और वेलोसिटी है दोनों के बीच में जो एंगल है वो π/2 का है। जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है। π/2 कहने का मतलब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है कि जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वेलोसिटी आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगर ये आपका साइन है तो π/2 आपको ऐड करने के बाद एक कॉस हो जाएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वेलोसिटी आपका मैक्सिमम होता है। π/2 फेज कहने का मतलब यही आपका होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा करता है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ड्यूरिंग एसएचएम, तो ये आपका π/2 आ जाएगा। ये π/2 वेलोसिटी आपका अहेड होता है डिस्प्लेसमेंट से, राइट। तो ये π/2 आपका फेज जो है आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर ये तो आपका वेलोसिटी टाइम के साथ हो गया, वेलोसिटी एक्स के साथ कैसे वेरी करता है, तो v = ω√a² - x²। ये आपका एम्पलीट्यूड है, x आपका पोजीशन है। इससे यही पता चलता है कि जैसे से आप x को बढ़ाएंगे आपका वेलोसिटी घटते जाएगा, क्योंकि आपका x घटेगा इससे, a² - x² है आपका। तो जैसे से आपका x का वैल्यू बढ़ने वाला होगा वेलोसिटी आपका घटते जाएगा। तो इसी से हमको ये पता चलता है कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल पहुंचे आपका जो भी एसएचएम है, तो शुरुआत में आपका फास्ट चलता है, धीरे धीरे आपका स्लो होता जाता है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 आता है। जैसे से वो फिर से पहुंचने लगा फास्ट हो जाएगा आपका, फिर से आपका स्लो होते होते फिर से आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इस रीजन के अराउंड स्पीड आपका मैक्सिमम होता है, और सबसे जो हाईएस्ट स्पीड होता है वो मीन पोजीशन पे। लेकिन जैसे से आप मीन से एक्सट्रीम पे जाते हैं स्पीड आपका कमते जाएगा, जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा, राइट। जो मैक्सिमम स्पीड है a ω है, और मैक्सिमम स्पीड जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर होता है आपका मैक्सिमम स्पीड, तो a ω आपका मैक्सिमम स्पीड होगा। जो ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का, इससे आता है आपका, और ये एलिप्टिकल होता है। दिस ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इज इलिप्टिकल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इलिप्टिकल आपका होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट ये लेते हैं तो एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आता है टाइम के साथ a ω² sin ωt + π। आपको पूरा याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट से पाई अहेड होता है। तो फाइनली हो गया कि x से π/2 अहेड हुआ फेज में वेलोसिटी, और वेलोसिटी से आपका एक्सेलरेशन जो हो गया वो फिर से π/2 हो गया अहेड। तो फाइनली जो x से है वो एक्सेलरेशन पाई फेज अहेड है, ठीक है, फेज डिफरेंस जो रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन का जो वैल्यू x के साथ आता है हो जाता है a = -ω²x, जो उसको मैंने यहीं से कॉपी किया है, ठीक है। ये आपका एसएचएम का जो कंडीशन है। तो एक्सेलरेशन = -ω²x, ओमेगा आप जानते हैं कि टाइम पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी है आपका, और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है एसएचएम में वो होता है ω²a। क्यों? क्योंकि जैसे से आपका x बढ़ते जाएगा एक्सेलरेशन आपका बढ़ते जाएगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक्सेलरेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का वो रिवर्स होगा, क्योंकि माइनस साइन आपका लगा हुआ है। तो माइनस साइन लगा रहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका लेफ्ट की तरफ होगा, और यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हो चुका है पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो राइट की तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन जो होता है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका पार्टिकल आपका राइट है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट, अगर पार्टिकल लेफ्ट है तो एक्सेलरेशन राइट। लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा पॉइंटेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, इस पॉइंट की तरफ पॉइंटेड रहेगा, मीन पोजीशन की तरफ।
हाँ, एक्सलेशन और एक्स का जो ग्राफ होता है, जैसा कि देख सकते हैं आपका स्ट्रेट लाइन है जिसमें स्लोप है -ω², तो मैंने एक निगेटिव स्लोप वाला ग्राफ ड्रॉ किया है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ω², स्ट्रेट लाइन में ω² क्या रिप्रेजेंट करे, तो उस लाइन का स्लोप एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा, -ω² एक्चुअली स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन मैंने माइनस को दिखा दिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर थीटा में नीचे से लेता हूं तो आपको सिंपली स्लोप को मैग्नीट्यूड जो होगा tan थीटा होगा, और जो स्लोप का यहाँ मैग्नीट्यूड है वो ω² क्या है, बराबर है। जो स्लोप का आपका मैग्नीट्यूड है उस ω² के बराबर है। और यहाँ अगर आपका थीटा अगर पता हो तो आप डायरेक्टली इस ग्राफ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो tan थीटा होगा वो ω² के बराबर होगा। tan थीटा आपका दिया हुआ है, tan थीटा निकल जाएगा, वहाँ से ω² आप निकाल सकते हैं और ω² से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। मेथड आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में आपका इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट पार्ट डिस्कस करूँगा, 2 वीडियो में आपका SHM होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।